नमस्कार. पहिले तर खूप खूप स्वागत आहे तुम सगळ्यांना बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ मध्ये. मैं शुरुआत इस चीज़ से करना चाहूँगी कि आज एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में कार्यरत होने के बाद भी मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो अपनी उम्र के हर वो पड़ाव से आते हैं जहाँ पे उनका एकमात्र जो प्रेगनेंसी है उसको प्राप्त करना एकमात्र गोल होता है. ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बहुत सारे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में, किस तरफ उनका ट्रीटमेंट जा रहा है, ट्रीटमेंट क्या सही हो रहा है, क्या उसकी जानकारी है. बहुत ज़्यादा उन्हें इस चीज़ की कंफ्यूजन रहती है. कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हमने देखे हैं जिन्हें पता नहीं है कि उन्हें इसके बारे में शुरुआत कब करनी है, हमें डॉक्टर के पास जाना कब हमें इस चीज़ का इलाज करना चाहिए, क्या हमें इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए. और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि हमें इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं, या ये जस्ट ऐसे ही डॉक्टर्स या मीडिया में ये चीज़ों या सोशल नेटवर्क में इसके बारे में बात हो रही थी. लेकिन आप लोगों को एक बहुत ही मैं कहना चाहूँगी महत्वपूर्ण गणना है जिसे शायद आप लोग को भी ये जानना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है. 90% एक औरत में 90% अंडों की संख्या उनकी 30 उम्र में आते आते कम हो जाती है. और 97% जिसे हम कहते हैं, जब वो 40 की उम्र में पहुंचती हैं तब उनके अंडों की संख्या खत्म हो जाती है. सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक हम कहते हैं स्टैटिस्टिक है जो बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है. हमें ये पता है कि सबने सुना है, सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि औरतों की उम्र जैसे बढ़ती है उनके अंडों की संख्या में गिरावट आती है और उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी में भी बहुत गिरावट आती है. लेकिन ये सिर्फ औरतों के साथ ही सीमित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. आज हम कहें कि फर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट हो रहा है ये बहुत समय से भारत में चल रहा है. इसकी पूरे दुनिया में इसके बहुत सारे एडवांस तकनीकें आ चुकी हैं, बट जब इसकी शुरुआत हुई थी तब पुरुषों में इसकी मात्रा इतनी नहीं पाई जा रही. अब सबसे ज़्यादा चौंकाने की बात यह है कि पुरुषों के केसेस में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद 1-2 साल में पुरुषों की मात्रा इन केसेस में शायद बढ़ जाए. और ये बहुत ही चिंताजनक चीज़ है जिसके बारे में सारे डॉक्टरों को नहीं, हम सबको आगे अपनी जनरेशन्स को कैसे इसके बारे में चेताना है, कैसे हम इसे आगे लेके बढ़ें, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट विषय है जिस पे हम सबको एकत्र होके इसके बारे में बात करना चाहिए. आज हम सब बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में, हमारी कैसे हमारे वातावरण में इतनी खराबियां आ जा रही हैं, लेकिन इसका असर आज हम सब की लाइफ में पड़ रहा है. आज जो हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं वही नहीं, आपके जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट पाया गया है अंडों की क्वालिटी और शुक्राणु की क्वालिटी में. ऐसे बहुत कारण हैं, जैसे कि आपके जो उम्र बढ़ने के अंडों की संख्या कम होना. ये हम सबको पता है कि औरतों में ये एक बाय बर्थ उनका एक भगवान से गठा हुआ एक फिजियोलॉजी है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते. दुनिया में अभी तक ऐसी कोई औषधि नहीं है कि हाँ ये अंडे घट रहे हैं तो आप इसे वापस से बढ़ा सकें. तो इसका हमें एक ही तात्पर्य है कि सही समय पे सही ट्रीटमेंट करेंगे तो ही उसकी सफलता का दर बढ़ेगा. अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने ये भी देखा हुआ है कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी परसेंटेज में, जिसकी मात्रा में अचानक से बहुत बढ़ोतरी पाई गई, जैसे पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कंडीशन जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, जिसमें बच्चेदानी में सूजन आ जाती है. और सबसे चिंताजनक बात, कम उम्र की महिलाओं में अंडों की संख्या अचानक से बहुत ही कम पाए जाना. ये एक बहुत ही हमारे सारे फर्टिलिटी डॉक्टर्स के लिए एक बहुत ही चिंताजनक विषय हो चुका है कि लड़कियों की 30 उम्र है, 25 उम्र है, बट
उनके महीनों में कोई दिक्कत आई और जब वो चेकअप कराने आ रहे हैं तब हमें इस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है कि भाई उनके अंडों की संख्या एक 40 की औरत के समान हो गई। तो जब आप ये न्यूज़, ये खबर आप पेशेंट को भी बताएंगे तो वो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हो जाती है। वो ये चीज़ सोचते नहीं है, वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और फिर एक और अलग स्ट्रेसफुल उनका एक दौर, एक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज निसंतानता का दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी जैसे अभिषेक ने बताया आपको कि डब्ल्यूएचओ ने इसे बताया है कि हर 6 कपल में एक कपल इसकी तकलीफ से गुजर रहा है। बट अगर हम आज का जो क्लिनिक में इसकी मात्रा देख रहे हैं तो इसमें कोई भी चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि इसका दर आगे जाके और बढ़ जाए। हो सकता है 5 या 4 में हमें एक कपल इससे जूझता हुआ दिखाई दे। तो क्या सिर्फ आईवीएफ ही इसका एकमात्र इलाज है? क्या सिर्फ हम इलाज के ऊपर ही इसे ध्यान दिया जाए? क्या ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम इसको रोकें? सो बिरला फर्टिलिटी ने एक बहुत इस, जैसे अभिषेक ने बताया कि हमने ये चीज़ सोच के रखी है कि नहीं, हमें सिर्फ आईवीएफ पे ध्यान नहीं देना है। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य ये है कि भाई हम फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट को और फर्टिलिटी के चेकअप को कैसे हर एक कपल, हर एक औरत और एक आदमी तक पहुंचाया जाए। हम बात करते हैं कि भाई इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में आज भी हमारे सोशल में, हमारे सोशल स्टेटस में इस चीज़ को बहुत ही एक छुपे हुए चीज़ों की तरह गुप्त रखने की कोशिश करी जाती है। लोग इसके बारे में बात नहीं करते। अभी मैं सिंपल एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे हम सब जानते हैं, कभी हमने किसी स्किन के डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट कराया या हमने कभी बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, हार्ट का ट्रीटमेंट कराया, तो हम जाके अपने रिश्तेदारों से, हम अपने दोस्तों से बताते हैं कि भाई हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया और ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ताकि ये चीज़ें, हम इंफॉर्मेशन, जो जानकारी है, ये स्प्रेड होती। लेकिन अभी तक ये चीज़ हमने निसंतानता के ट्रीटमेंट में आई नहीं। हम अगर उस चीज़ से जूझते हैं, लेकिन हम डॉक्टर के पास जब उस चीज़ का इलाज कराते हैं, हम उनसे ये बोलते हैं कि भाई आप हमें ये चीज़ों की जानकारी हमारे परिवार को ना दें, आप हमारे माँ बाप को ना बताएं, तो वो उसे भी अभी भी गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज़ को लेके ये झिझक है। ये अभी भी एक बहुत बड़ा अवेयरनेस इशू है। अगर ये चीज़ हमारे लोग समझ पाएँ, हमें कि आप इसके बारे में अपने परिवार से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, तो शायद आपकी परेशानी जो हुई है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उसकी जानकारी लेके दूसरों को फ़ायदा हो। ये हमारे में लैक ऑफ अवेयरनेस का एक्चुअल अर्थ यहाँ पे है। हम सब सोशल मीडिया में डॉक्टरों को देख रहे हैं इसके बारे में बात करते हुए, लेकिन अभी भी हमारे जो लोग हैं, हमारी सोसाइटी है, वो उसके बारे में आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रही। तो सिर्फ डॉक्टरों का बात करना, उसकी जानकारी पहुंचाना काफ़ी नहीं होगा। ये मदद हमें आप लोग से चाहिए। ये हमें इस चीज़ की बैरियर को हमें लोगों तक तोड़ना है। दूसरी चीज़ जो अभी हमें आप सबको पता है कि निसंतानता होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये बच्चेदानी का इशू भी हो सकता है, अंडाशय जिसे हम ओवरी कहते हैं उसका भी इशू हो सकता है, ट्यूबें जिसे नलियाँ कहते हैं उसका भी इशू हो सकता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस। ये सब के इशू के कारण एक औरत में निसंतानता की दिक्कत आ सकती है। आदमियों में शुक्राणुओं की संख्या, उनकी गुणवत्ता जिसे हम क्वालिटी कहते हैं, उन सब के इशू के कारण भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अब एज अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट हमें और दिक्कत क्या हो रही है आज के दौरान में, एक बहुत ही बड़ा अंतर हम देख रहे हैं, जैसे हम कहते हैं जनरेशन गैप या जनरेशन चेंज। हम सब एक पीढ़ी को बिलोंग करते हैं। हम सब के बड़े बुजुर्ग, हमने देखा होगा पहले के लोगों को 10 बच्चे होते थे। आज बहुत मुश्किल हो रही है वो चीज़ को अचीव करने के लिए। ये आप सब इस चीज़ को मानते होंगे। अब हमने देखा है कि आज की जो जनरेशन है, वो बच्चों के बारे में बात नहीं करना चाहते, वो शादी के बारे में बात नहीं करना चाहते। उनके लिए ये करियर है, इम्पोर्टेंट है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ये आज औरतें इस चीज़ के लिए एम्पावर हो चुकी हैं, आगे फील्ड में बढ़ रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसी भी चीज़ों की चेंज आई है इस जनरेशन में, जो पहले के लोगों ने कभी भी इसका सामना नहीं किया।
जैसे प्रदूषण, जैसे कि खान पान में मिलावट, लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रेस है। आज आप हम डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करिए। जो लोग आप बॉम्बे में 7 से 8 घंटे तो हम घर में ही बिताते हैं, बस इतनी मिलती है, उसमें 7 से 8 घंटा नींद कहाँ किसी की होती। तो ट्रैवल टाइम है, बाकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ये बहुत ऐसे कारण हैं जो आज की जनरेशन में स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं। हम कहते हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं हम फ्रेश फूड खाइए, उसके न्यूट्रिएंट्स बहुत हैं। अब आपने खाना बना लिया, आप उसे बार बार माइक्रोवेव में हीट कर रहे हैं ऑफिस में पहुंच के, तो उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज है, वो तो खत्म होते जा रही है। और जहाँ भी हमें आसानी मिलती है, पैक्ड फूड, प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग फूड, हम उसकी तरफ अप्रोच करते हैं। लेकिन यही सब चीज़ों को अपनी दिनचर्या में, रूटीन में, जो अब की पीढ़ी ने इनकॉर्पोरेट कर लिया है, ला लिया है, इसके कारण हमें ये केसेस में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जो अंडों की संख्या में कमी आ रही है। एक और बहुत ही चिंताजनक जो बात आती है वो है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। ये वो केमिकल पदार्थ हैं जो आज हम जो भी चीज़ अपनी रूटीन दिनचर्या में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मेकअप हो, चाहे परफ्यूम्स हो, शैम्पू हो, प्लास्टिक कंटेनर की बॉटल्स हो, इन सब में पाया जाता है। और आप कितने समय इनसे आप दूर रहेंगे, आप कितना इनको अवॉइड करेंगे, तो इनके एक्सपोजर के कारण भी हमारे अंडों की संख्या और इनकी क्वालिटी और गुणवत्ता में कमी आ रही है। तो बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में हमारा अप्रोच सिर्फ ट्रीटमेंट का नहीं है, हमारा अप्रोच ये भी है कि कैसे हम ये सारी जानकारी, ये सारी चीज़ें इस जनरेशन को, बाकी पेशेंट्स को इसका इस सोर्स से हम उपलब्ध करा सकें, ताकि वो सही समय पे सही ट्रीटमेंट कर सकें। आज एज अ फर्टिलिटी डॉक्टर मैं ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से और सारे डॉक्टर्स से कि जैसे हम रूटीन हेल्थ चेकअप अपना कराते हैं, हम हर साल में एक बार या 6 महीने में हम चेकअप कराते हैं कि भाई हमारा हीमोग्लोबिन कैसा है, हमारी बाकी चीज़ें, हमारे सारे ऑर्गन्स ठीक चल रहे हैं। हमें सिर्फ 2 मात्र टेस्ट अपने रूटीन हेल्थ चेकअप में ऐड करवाने हैं। एक है एएमएच, जिससे एक औरत के अंडों की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है, जो एक औरत का हम कह सकते हैं पासबुक है उनके अंडों का, कि आपके पास कितने अंडों का खाता बचा हुआ है, उसकी जानकारी देता है। और पुरुषों में सीमन की जांच, ये 2 टेस्ट अगर रूटीन हेल्थ में होता है तो उससे कपल को, किसी महिला को, किसी पुरुष को ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि उनके सिस्टम में क्या चीज़ें ठीक चल रही हैं, क्या कोई अटेंशन की लेने की बात है, क्या हमें तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए या हमें कोई और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो ये सारी अवेयरनेस अगर हम सही समय पे पेशेंट्स को बताएं और ये जानकारी दें, तो मुझे लगता है ना सिर्फ ट्रीटमेंट, हम इसमें काफ़ी सुधार भी कर सकते हैं। और बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ इसी कार्य से आगे बढ़ रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारा पहला सेंटर है बॉम्बे में, और इसी चीज़ को रखते हुए हम आगे भी बढ़ेंगे, ताकि हम ट्रीटमेंट नहीं और कपल्स को प्रिवेंशन के बारे में, कैसे वो नॉर्मल कंसेप्शन भी कर सके, उसकी भी जानकारी है। और आप सबका इसमें सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। With a legacy of 160 years in the country, most of you would have heard the name of Ambassador Cars, which was the first car of India that belonged to the CK Birla Group. You will also have heard the brands like Orient Electric, which makes Orient fans, Orient lighting, home appliances. Those are some of the brands which are present in almost every household of the country. The group is overall a $3 billion group working across various continents in various parts of India as well, and operates through 12 different companies. Some of our other brands are IT services industry में Birlasoft, then in home and building material में Orient Cement, based out of Hyderabad. Then we have Hyderabad Industries Limited. These are some of the group companies जो आप लोगों ने जिनका प्रोडक्ट या तो देखा होगा यूज होते हुए, या आपने इनका नाम सुना होगा.
Healthcare में the group has a legacy of about 50 years, an experience of 50 years in healthcare. The first hospital of India which was NABH accredited, जो इंडिया का पहला क्वालिटी मापदंड था हेल्थकेयर में, NABH accreditation, that hospital was BM Birla Heart Research Center in Kolkata. That was built by the group 40 years back. बीएम बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर एशिया पैसिफिक का पहला कार्डियक ओनली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था उस जमाने में, 4 decades बैक. Calcutta Hospital, which is also known as CMRI, is another hospital run for the community by the CK Birla Group in Kolkata. It's a multi-speciality 250-bedded hospital. Then we run Rukmani Birla Hospital in Jaipur, and we have two more multi-speciality hospitals in Gurgaon and in Delhi, which go by the brand of CK Birla Hospital. So healthcare का उद्देश्य ग्रुप का करने का मोस्टली ये था, healthcare and education was a way for the Birla Group to give back to the society. So we had done healthcare mostly for community service and for ensuring that we are able to contribute to India and helping bring best standards of clinical excellence in the country. Best infrastructure, best clinicians, and best facilities for our patients in the cities that we operate in. बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ started in 2020, जैसा आपको पारुल बता रहे थे, and today in just a short span of 4 years we now operate 50 centers across 37 cities in 18 Indian states. We are among the top 3 fertility and IVF chains of the country, and we are the fastest growing fertility and IVF healthcare service provider in the country today. आप सब लोग सोच रहे होंगे वाई फर्टिलिटी एंड आईवीएफ और इस टॉपिक के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, एंड अ लार्ज ग्रुप लाइक सीके बिरला ग्रुप जो इतने मल्टीपल इंडस्ट्रीज में, व्हाई डिड वी पिक दिस टॉपिक. आई एंड ऑफन जब मैं मीडिया से या व्हेन आई इवन टॉक टू वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया, आई रियलाइज हम लोगों को फर्टिलिटी एंड आईवीएफ के इम्पैक्ट जो हमारा सोसाइटी पे उसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है आज के तारीख में. You will be surprised to know that one out of every 6 couples in India and globally today who are in the child bearing age, जो 25 साल से 45 साल की उम्र में होते हैं, 1 out of 6 couples, 15% of Indian couples are not able to make a baby when they want to. So they are facing some issue on their reproductive health. Often in the society it is assumed it is the woman's problem. That is the second big problem. But it is often the problem is either in the wife or the husband biologically, or sometimes both are okay, still they are not able to have a baby. So it is a silent pandemic. हमने कोविड के टाइम पे पेंडेमिक का नाम सुना था, वो apparently उसको हम सब लोगों ने फेस किया है, but it is one of the silent pandemics which is spreading very fast. Why is it spreading? Because हमारा societal structure change हो रहा है. People are focusing on education. धीरे धीरे we are seeing the marriage age is shifting. Marriage age late होती जा रही है. Even after that, when married couples want to get in a family planning zone, they are again shifting those timelines. So जैसे जैसे age बढ़ता है, fertility decline होती है. This we all know. इसके अलावा बड़े environmental factors भी है. There is an डॉक्टर नवीना आपको बताएंगी थोड़ा क्लिनिकली डिटेल में, बट स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, डायबिटीज, various gynecological disorders, and various lifestyle habits, right? Smoking, drinking, all of them are contributing, even the air quality are contributing towards reduction in fertility. So India total, abhi early in 2024 there was a global report by WHO जिसमें
माना जाता है किसी भी कंट्री का जो TFR रेट बोलते हैं, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेशो, वो अगर 2 है तो यानी कंट्री का पॉपुलेशन स्टेबल है। अगर 2 के नीचे आ जाता है तो यानी पॉपुलेशन डिक्लाइन या एज होना शुरू हो जाता है। इंडिया में अभी तक वी ऑलवेज हैड द बेनिफिट ऑफ यंगर population, that's why the country is growing. We all know about Japan, we all know about many European countries जहाँ पे older population is higher, that's why those countries are worried. But हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे बोला जाता है वो टाइम भी चला गया। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फोकस करने का टाइम आ गया। एंड ये if 1 out of 6 couples is facing this, what it means is about 3 crore couples in India are today facing some or the other problem in their reproductive health and they need help. But interestingly, out of every 100 people, out of these 3 crore, सिर्फ 1% people हम देखते हैं, 100 में से एक कपल आता है जो मेडिकल साइंस की हेल्प लेता है और जो सामने आता है ट्रीटमेंट के लिए, जो डॉक्टर तक पहुंचता है। दिस इज ऑल अक्रॉस इंडिया। नाउ व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है? और मेरे एक्सपीरियंस में मेरा मानना है कि जिसे हम बहुत सिंपल भाषा में बोलते हैं 3 एज ऑफ इनफर्टिलिटी। पहला गैप है अवेयरनेस का। व्हाट इज द राइट ट्रीटमेंट, क्या सही समय है मेडिकल हेल्प लेने का, ये हमें बहुत कॉमनली पता नहीं होता है। क्या हेल्प अवेलेबल है और पॉसिबल है कि नहीं, वो भी नहीं पता होता है मोस्ट कपल्स को। इवन अर्बन रूरल देख लीजिए, दोनों जगह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इवन इन मेट्रो टाउन्स देयर आर वेरियस मिथ्स अराउंड फर्टिलिटी एंड IVF ट्रीटमेंट। लोग सोचते हैं कि अननेचुरल बच्चा है, IVF का बच्चा शायद डिफरेंट होगा नॉर्मल बच्चे से। ये सब गलत मिथ्स सोसाइटी में प्रोपोगेट हो गई हैं ओवर द ईयर, जिसके लिए मेरी अपील मीडिया से भी होगी कि हमारे साथ हाथ जोड़ के हम सोसाइटी के अंदर इस पे राइट अवेयरनेस क्रिएट करें, एजुकेशन क्रिएट करें। पहला अवेयरनेस रीजन मैंने बताया इज द फर्स्ट है। दूसरा है अफोर्डेबिलिटी। IVF के ट्रीटमेंट को माना जाता है बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं करता। इसीलिए जब 2020 में भी डिसाइडेड टू स्टार्ट, हमारा मिशन था कि हम फर्टिलिटी और IVF का ट्रीटमेंट भारत में सिर्फ उच्च सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा को नहीं, जैसा कि अभी तक इंडिया में देखा गया है, बल्कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की पहुंच तक भी हम पहुंचा पाए। सो हमने डिसाइड किया और हमारे ट्रीटमेंट पैकेजेस जो पेशेंट्स के लिए हैं वो पूरे इंडिया में सबसे अफोर्डेबल और मोर देन अफोर्डेबिलिटी ट्रांसपेरेंटली प्राइस्ड है। सो अगर पेशेंट्स को हमारे एक वादा किया जाता है पहली बार कि आपका लगभग इतना खर्चा होगा इलाज में, तो वही आता है जो उनको फर्स्ट टाइम में बता दिया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके कारण पेशेंट्स कई इलाज कंटिन्यू नहीं करते या फिर प्लान नहीं बना पाते कि हमें कराना है या नहीं। सो सेकंड प्रॉब्लम वाज अफोर्डेबिलिटी। द थर्ड इज एक्सेसिबिलिटी। आप हमें कभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम का इलाज कराना होता है तो हम बेस्ट डॉक्टर और सबसे बड़े शहरों में जाते हैं, क्योंकि भारत के टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में इतनी सुविधाएं नहीं थी। सो हमने इसका मिशन उठा के ये बनाया कि वी विल ब्रिंग द ट्रीटमेंट क्लोजर टू द होम ऑफ द पेशेंट। हमारा पहला सेंटर महाराष्ट्र में नागपुर में था और अब हमारा प्लान, जैसे हम महाराष्ट्र में धीरे धीरे बॉम्बे के बाद और भी सेंटर्स में अपना विस्तार करेंगे, हमारा प्लान होगा टू टेक दिस टू टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स इन द कंट्री। थोड़ा सा अपने सेंटर्स के बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारे 50 सेंटर हैं, राइट फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली टू जयपुर। तो अगर पंजाब, दिल्ली NCR और राजस्थान की बात करते हैं, से लेके यूपी में हमारे कम से कम 5 सेंटर हैं। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर जैसे शहरों में हमारे सेंटर यूपी में हैं। हम अगले साल कानपुर में भी विस्तार कर रहे हैं, पटना, एंड देन अगर मैं उड़ीसा की तरफ बढ़ूँ तो भुवनेश्वर, कटक,
कोलकाता में हमारे 3 सेंटर्स हैं, इंक्लूडिंग हावड़ा, सिलीगुड़ी एंड गुवाहाटी. देन वी हैव operations in Surat, Ahmedabad in Gujarat, Indore and Bhopal, and down south in Kerala, Bangalore and Chennai. हमारा मिशन क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा. आवर मिशन इज, हम भारत में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भारत से बनी हुई दुनिया की सबसे रेप्यूटेड और सबसे भरोसेमंद, द मोस्ट रेप्यूटेड and the most reliable institution in reproductive health is what we want to make in the next 5 years. That is our mission. We work day in day out for that mission. What does that mean? That mission for me means very three simple things. When a customer comes to us, when a patient comes to us, we make three promises to the patient, and every team member is trained to only deliver three promises to every single patient. The first and the most important promise is we will give them clinically reliable treatment. भरोसेमंद इलाज. No unnecessary treatment, only the treatment which they deserve, which is right in their condition. Number two, as I was also explaining, we will make sure that we are transparent with them. We are honest with them. इसको हम honest pricing और transparent pricing भी बोलते हैं. For us, the mission of treating the patient is more important than the finances. And number three, we will treat them with respect and empathy. You all will relate that in various social circles, आप सभी के भी, you would have seen a couple going through not having a child. And these patients suffer a lot psychologically, socially, and emotionally. It is our responsibility that we deal with them. हम उनका दर्द समझे, हम उनके साथ उचित समय बिताएं, और हमारी क्लिनिकल टीम और डॉक्टर्स ना सिर्फ पेशेंट का क्लिनिकल इलाज करते हैं, बल्कि देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल, देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एज वेल, विच इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटिंग दैम. उसके बिना इलाज में आगे बढ़ना संभव ही नहीं है. सो व्हाट डज इट मीन? क्या इनफर्टिलिटी का इलाज सिर्फ आईवीएफ है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है. इसके बारे में भी मैं ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ यूज करना चाहूंगा. इनफर्टिलिटी, आईवीएफ इज ओनली वन ऑफ द वेरियस थिंग्स विच ट्रीट्स इनफर्टिलिटी. एंड जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब पेशेंट को आईवीएफ एडवाइस किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट है. देयर आर वेरियस स्मॉलर ट्रीटमेंट्स. कई बार सिर्फ राइट डायग्नोसिस एट द राइट टाइम, सिर्फ कुछ मेडिसिन से पेशेंट्स कैन अचीव प्रेगनेंसी. कई बार बहुत छोटा सा एक प्रोसीजर होता है, आईओए प्रोसीजर, उससे भी पेशेंट्स को प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है. जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब हम आईवीएफ प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को. एज आई वाज सेइंग, नो अननेसेसरी ट्रीटमेंट, एंड दैट इज व्हाई आईवीएफ इज वन ऑफ द थिंग्स वी डू. और हमारे नाम पे आप गौर करेंगे तो बिरला फर्टिलिटी इन आईवीएफ में फर्टिलिटी पहले आता है. सो our job is to treat fertility and provide fertility for the patient, not to only do IVF. This is all the services that I mentioned are for patients जिनको कोई infertility का issue है. बट इसका सबसे बड़ा solution क्या है? सबसे बड़ा solution है, and science has progressed so much. You know that men and women can freeze their eggs and sperms at a early age, at a young age. अब जब सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं एंड पीपल आर डिसाइडिंग टू प्लान फैमिलीज लेटर इन लाइफ, यू कैन चेंज दैट. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव देम ऑप्शन टू think about having children when they are ready for it, when they are mentally ready, when they are decide to have it. It is their choice. उस चॉइस में साइंस क्या हेल्प कर सकती है? थ्रू एग फ्रीजिंग प्रोग्राम्स. बट एग फ्रीजिंग प्रोग्राम अगर आप वेस्टर्न कम्युनिटीज में देखेंगे तो लगभग, अगर मैं यूएस का एग्जांपल लूं, तो वहां अगर
5 लोग IVF कराते हैं तो 5:1 के रेशो में लोग एग फ्रीजिंग भी करा रहे हैं। इंडिया यहाँ से शायद अभी 3-4 साल में वहां तक पहुंच जाएगा, बट अभी एग फ्रीजिंग एक ऑप्शन है भी या नहीं, ये हमारे कम्युनिटीज में अवेयरनेस नहीं है। और उसमें मेरी अपील मीडिया से होगी टू हेल्प टेक दिस मैसेज फार एंड वाइड। आप कम्युनिटीज तक पहुंच सकते हैं that there is an option available that you can plan your family when you are ready. So what we have done is we have made this treatment extremely affordable. Only in 1700 rupees a month we are able to provide 5 years of freezing service for a girl, for a woman. A lot of cancer is also rising in India. We are one of the pioneer institutions in the country which provides fertility preservation for cancer patients. जिनको यंग एज में कैंसर हो जाता है और वो कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी या सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू पहले कैंसर का इलाज करते हैं, आप उस ट्रीटमेंट के दौरान फर्टिलिटी इम्पैक्ट होता है, राइट? मेन का स्पर्म काउंट इम्पैक्ट होता है, विमेन का एग काउंट और क्वालिटी इम्पैक्ट होता है। सो जो मेडिकल साइंस बोलती है वो बोलती है जब तक आप कैंसर से डील करें और देर हो चुकी हो, आप पहले अपना एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग करा लें, जिससे जब कैंसर ठीक हो जाए उसके बाद आप जब अपने पाँव पे खड़े होकर दोबारा यू वांट टू लुक फॉरवर्ड इन योर लाइफ, यू हैव एन ऑप्शन, एंड we champion that cause, and a lot of our focus is in driving these egg freezing programs for cancer patients. Our plan, as I was saying, we have a clinic in Nagpur, we have 50 centers in India. Now our focus over the next 12 to 18 months is to reach deeper in Mumbai itself. Over next 12 to 18 months we plan to build 3 more centers in Bombay, 3 more centers in addition to this center in Bombay. In the same time period, between next 1.5 to 2 years, we plan to build centers in Pune, centers in Nashik, and Kolhapur, Solapur as well. So the plan is to go deeper. That is the expansion plan we are looking at, uh, and hence my appeal and my humble request for the media present here is to partner on the social cause of this reproductive health issue in the country, and help us take this message that infertility is treatable. It is not a disease, but acting at the right time is important. The science has progressed. Uh, with this, I would like to thank you for being patient with me and hearing my thoughts.